हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, हम यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे। आपका जो 20 जुलाई को हुआ था शिफ्ट 1 में, वो वाला पेपर का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। देखो, हमारा आज अगल बगल में यहाँ पर शादी हो रही है, तो अगर आपको यहाँ पर आवाज़ में डिस्टरबेंस हो रही हो तो आपको थोड़ा यहाँ पर सफ़र करना पड़ेगा। बट आई थिंक यहाँ पर आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए ज़्यादा बैकग्राउंड की। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। यहाँ पर विच लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के भीतर विकसित प्रतिबल पिंड में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है, हुक्स लॉ। हुक का नियम यहाँ पर राइट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, हुक का नियम हो जाएगा, वैसे शायद हमारे पास है नहीं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When did the National Center of Organic Farming come into force? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कब शुरू हुआ था? तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। आपका यहाँ पर 2004 में ये शुरू हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। हीराकुंड डैम, लॉन्गेस्ट डैम इन दी वर्ल्ड बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। यहाँ पर हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपको शायद पता हो ये कौन सी नदी पर निर्मित है? तो ये है आपका महानदी नदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी नदी पर। यह सबसे लंबा बांध है जो विश्व का, हीराकुंड बांध, वो निर्मित है। कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपका, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन यहाँ पर है। अब कितने हैं? ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, ये तत्तापानी जियोथर्मल फील्ड इज लोकेटेड इन। तत्तापानी भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। वेयर इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? तो ये सबको पता होगा, नंदा देवी जयमंडल नीचे कहाँ स्थित है? डायरेक्टली हमारे उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। What are the waste degraded by bacteria and fungi called? जो अपशिष्ट पदार्थ जीवाणु और कवक के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो वो कौन से होंगे यार? बायोडिग्रेडेबल ही तो होंगे, जिनको ये कवक और फंगाई, ये जीवाणु, बैक्टीरिया और कवक, ठीक है, ये दोनों ये चीज़ें इसको अगर डिग्रेड कर दे रही तो वो कैसे वाले होंगे? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें हम। एज पर कैपलर्स लॉ ऑफ एरियाज द प्लैनेट्स विच आर फर्दर अवे फ्रॉम द सन अपीयर्स टू मूव। कैपलर के क्षेत्रफल के नियम के अनुसार जो ग्रह सूर्य के अधिक दूरी पर होते हैं वे कैसे गतिमान नजर आते हैं? फास्टर आते हैं, बहुत तेज, मच फास्टर आते हैं, विद मॉडरेट स्पीड, मध्यम चाल से आते हैं, या फिर स्लोअर नज़र आते हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, स्लोअर, यानी कि धीमी गति से गतिमान नज़र आते हैं। तो ये वाला राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका इसेंशियल यानी कि जरूरी भाग, अनिवार्य हिस्सा कौन सा होता है? कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, एसिड होता है, या फिर मीथेन होता है? तो आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर जो अनिवार्य हिस्सा है वो आपका कार्बन होता है। अगर उसमें कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कार्बन होने वाला है। कर लेंगे इसको हम। ये बड़ी तेज आवाज आ रही इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेटल यूज्ड इन सोलर सेल प्रोडक्शन। सबको पता है सोलर सेल प्रोडक्शन में कौन सा यहाँ पर चीज यूज होती है? तो ये आपको पता है, मेटल है क्या ये? रुको, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा होता है यहाँ पर? आपका सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन एक मेटल होता है क्या? अच्छा, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और क्या देखते हैं हम? इंसुलेटर। तीन चीज़ें देखते हैं ना। हाँ, सेमी कंडक्टर होता है, बट सिलिकॉन क्या होता है? एक मेटल होता है। ठीक है, यहाँ पर बात उसने जब मेटल की करी दी है तो ये वाला हो जाएगा। वैसे तो उपधातु होता है यार, सेमी मेटल होता है, सिलिकॉन मेटल कहाँ होता है? फिर भी चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका। अ साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो उसको सॉन्ग कहा जाता है, नोट कहा जाता है, नॉइज कहा जाता है, या फिर टोन कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर देखना है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो क्या होती है, साउंड होती है, उसको टोन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। आपको याद रख लेना है। ध्वनि के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेना। नोट क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है। आई थिंक नोट और नॉइज़ पे क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला आज टोन पे भी आ गया। सॉन्ग वाला देख लेना भाई, सॉन्ग क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हु कंक्लूडेड दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नाइदर हैव एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन, यानी कि किसने निष्कर्ष निकाला कि एक घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर गतिमान वस्तु में न तो त्वरण और न ही मंदन होना चाहिए, यानी कि फ्रिक्शन है नहीं। ठीक है, एक क्या है कोई सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे क्या है, ना तो वहाँ पर क्या है घर्षण है। तो जब वहाँ पर घर्षण नहीं है तो उसने कहा कि वहाँ पर जब घर्षण नहीं है तो ना तो वहाँ पर एक्सेलरेशन यानी त्वरण होना चाहिए और ना ही वहाँ पर क्या होना चाहिए, मंदन यानी कि रिटार्डेशन होना चाहिए। वस्तु रुकनी नहीं चाहिए और गति उसकी बढ़नी भी नहीं चाहिए बिना बात के। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये किसने सजेस्ट किया था, तो यहाँ पर बताया था गैलीलियो ने। किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होने वाला है, गैलीलियो ने ये चीज़ बताई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टैटिक बॉडी बिगिंस टू मूव ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड द, यानी कि एक स्थिर पिंड तभी गतिमान होना शुरू होता है जब बाह्य बल क्या हो जाता है, किस चीज से अधिक हो जाता है? जब बाह्य बल उसके स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा से भी ज्यादा हो जाता है, यानी कि उसकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से जब ज्यादा हो जाएगा, कौन? उस पर लगने वाला जो बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, तब वो जो पिंड है यानी कि बॉडी है वो गतिमान होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड, यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो कब हस्ताक्षर किया गया? तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर नंबर बी यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है आपको 1987 में, 1987 में इसको यहाँ पर साइन किया गया था। अब आपके लिए एक काम है, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था क्या। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था ये आप देख लेना। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी जूल्स कंस्टिट्यूट क्या है 1 किलोवाट आवर द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हम यूनिट देखते हैं ना कि इतने यूनिट बिजली खर्च हुई इस महीने, इतने यूनिट बिजली खर्च हुई, तो वही यूनिट की बात कर रहा है, वो कितना होता है। ठीक है, जो 1 किलोवाट आवर होता है, अगर जूल में देखें उसको तो जूल में कितना होता है आपको पता होगा, जूल में होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितना होता है जूल में, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर यहाँ पर होता है। इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखा, इन एन इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई दी, कौन सा लेवल यहाँ पर कौन सा ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो ऑक्यूपाई करते हैं, कौन? जो उसके उत्पादक हैं, पारितंत्र में जो उत्पादक है वो कौन सा पोषी स्तर यहाँ पर ऑक्यूपाई करते हैं, ये आपको बताना है। और ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है शायद, उसमें क्या था, पोषी स्तर के बारे में यहाँ पर यानी ट्रॉपिक लेवल के बारे में आया था। मैंने आपसे कहा था कि ये पढ़ लेना, कौन कौन से ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो उत्पादक किस में आते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में यहाँ पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हम, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 15 एलिमेंट, जो 15वें वर्ग के तत्व हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? और हमने बोला था यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकारी। ठीक है, ये इसको याद रखने का तरीका है ग्रुप 15 को। और यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन की तो 2 और 5 इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 5 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सब में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ग्रुप 15 के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आप राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें, वेयर इज द ताल्स वाटर हार्वेस्टिंग मेथड फाउंड, यानी कि ताल जल संग्रहण की विधियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मैंने आपसे कहा है, मैं 25 बार कह चुका हूँ, आपके वाटर हार्वेस्टिंग के जितने भी मेथड्स है सबके सब याद करने हैं, कौन सा मेथड कहाँ यूज किया जाता है, कौन सी स्टेट में यूज किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। महाराष्ट्र में यूज किया जाता है किसको, ताल जल संग्रहण की जो विधियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें हम, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द सोलर एनर्जी दैट वी डिराइव फ्रॉम द सन, सन जो होता है सूर्य, उसमें सौर ऊर्जा कौन से यहाँ पर सिद्धांत के द्वारा हमको प्राप्त होती है? तो क्यों वहाँ पर एनर्जी आ रही है, किस तरीके से आ रही है? सबको पता है सूर्य में क्या होता है,
यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पर होता है, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन होता है किसमें, सन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन क्या होता है, वहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ते हैं और हीलियम का यहाँ पर नया एटम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये भी, ये वाला नहीं है, ठीक है। इसको देखो, व्हाट इज द पाथ टेकन बाय अ फ्लूइड पार्टिकल अंडर अ स्टेडी फ्लो कॉल्ड, यानी कि अब कोई फ्लो, जैसे पाइप पकड़ी आपने, पाइप से लगातार पानी बह रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो कण द्वारा लिया गया पथ है उसको क्या कहा जाता है, जो उसमें पार्टिकल है उसने कौन सा पाथ लिया है, जब स्टेडी फ्लो है उसका, ठीक है, एक स्थिर पथ है उसका क्या है, स्टेडी फ्लो, स्थिर प्रवाह है उस टाइम पे, तो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन पाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन पाथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड कॉल्ड, किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम चाल क्या कहलाती है। तो एस्केप, अगर वो एक बोलते तो एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, एस्केप स्पीड बोल रहा है तो एस्केप स्पीड बोल दो, ठीक है ना। प्लान वेग कहा जाता था, तो यहाँ पर प्लान चाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कौन सा होता है, सबको पता है यहाँ पर, हेक्सागोनल। आज ये काम करना, गूगल खोलना, गूगल में सर्च मारना स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, उसमें आपको दिख जाएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से कुछ जुड़े हुए होंगे इधर बहुत सारे, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देगा, ठीक है। तो किस तरीके के दिख रहे हैं, हेक्सागोनल दिख रहे हैं, अरे कहाँ चला गया, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे सबको, ठीक है, इस तरीके से कुछ बने हुए होंगे, तो देख लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम, द पंपास ग्रासलैंड इज फाउंड इन, जो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, पढ़ा हुआ है हमने, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का सामान्य नाम क्या है, तो हमको पता है यहाँ पर एस्पिरिन, एस्पिरिन दवाई का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, एक मेडिसिन होती है एस्पिरिन, क्या होता है वो, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होती है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ द नैप्थलीन बॉल्स ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार, कोलतार से हमारे को क्या मिलता है, यहाँ पर नैप्थलीन बॉल मिलते हैं, वो किस काम में आती हैं, तो वहाँ पर जो कीट पतंगे रहती हैं, जैसे हम कपड़ों में लगा देते हैं ना, कपड़ों में डाल देते हैं इसको, तो क्या करता है, मौत रेपेलेंट का काम करते हैं। किसका, मौत रेपेलेंट, जो पतंगे कीट पतंगे होती हैं, यानी कि उस पर अब जैसे कपड़ों में डाल देते, हमने क्या बिस्तरे वगैरह डाल देते उसके अंदर डाल देते इसको, है ना, तो क्या काम करता हो, तो कीट पतंगे रहते हैं, उनको यहाँ पर रिपेल करने का काम करता है, उनको अपने वहाँ पर तब उसकी गन सुनकर नहीं आते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कौन सा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्या कहने का मतलब इसका, किसने प्रस्तावित किया था कि जीवन का पहला रूप पूर्ववर्ती गैर जीवित कार्बनिक, यानी कि कार्बनिक अणु तो थे, लेकिन कैसे कार्बनिक अणुओं से जनरेट हो रहे जिनमें प्राण नहीं थे, कार्बनिक अणु कैसे थे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे थे, जिनके पास जीवन नहीं था, उसके बाद उनमें जीवन आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे अणुओं से आया हुआ हो सकता है, ये किसने बताया, तो यहाँ पर ये बताया था आपके ओपेरिन और हेल्डन ने, ओपेरिन और हेल्डन ने ये बताया था कि जो क्या आया यहाँ पर, जो जीवन आया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आया था, जो सबसे पहले जीवन आया था, वो कहाँ से आया था, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आया था, ठीक है ना। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर प्रपोज करी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हम, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू अ सर्किट विद अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, और कनेक्टेड इन अ सीरीज विद रजिस्टर ऑफ इतने, ये रजिस्टर्स हैं, इनकी सीरीज से बना हुआ, और उसमें धारा बतानी, हमको आई बताना है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता हमारे को, आई आता हमारे पास, आई क्या था, V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू यार क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है ना, आई इक्वल टू V अपॉन आर हो जाने वाला है यहाँ पर। अब देखो V कितना है हमारे पास, V है हमारे पास 9 वोल्ट,
और अगर मैं आर की बात करूँ तो आर तो उसने बहुत सारे दिए हैं, यहाँ पर एक ही आर नहीं है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट आर निकालना पड़ेगा यहाँ पर। रिजल्टेंट आर कैसे होगा, तो रिजल्टेंट आर सीरीज में कैसे होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कितने हो जाएंगे, देखो 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, यानी कि 1.4 प्लस कितना 12, तो 12 और 1.4 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 13.4। तो इस 9 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 13.4 से, और यहाँ पर किसके बराबर निकल के आने वाला है, 0.67 और समथिंग आ जाएगा इसका आगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे को 0.67 तक ही दे रखा है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.67 एम्पियर। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, When the pH of a solution decreases its hydrogen ion concentration, तो जब क्या होता है, यहाँ पर pH सॉल्यूशन का कम होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है या कम होती है, तो सबको पता होना चाहिए। जैसे जैसे क्या होता है, pH कम होती है एसिडिटी बढ़ती जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन H+ जो है, ठीक है ना, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अगर pH की वैल्यू बढ़ रही है तो H+ की कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है, pH कम हो रहा है, तो यहाँ पर जो H+ की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होगा, जहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी दिखने को मिलेगी। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी जहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी उसको हॉटस्पॉट कहेंगे हम। और कौन सी जगह होती है, रेगिस्तान में मिलता है, समंदर में मिलता है, जंगलों में मिलता है, या नदियों में मिलता है। तो हमको पता है जंगलों में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो ज़्यादातर ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कहाँ, इस टाइप की देहरादून में ही देखने को मिलती है। हमें कहाँ देखने को मिलती है, देहरादून में देखने को मिलती है। राइट आंसर इसका कौन सा है, यहाँ पर देहरादून हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल बिकम्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, जब समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म मात्रा तक छोटा हो जाता है तो औसत वेग की सीमा के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। अब देखो, हमको पता है औसत वेग क्या होता है, डेल्टा V/Δt। ठीक है, औसत वेग हमारे पास होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे इन टाइम इंटरवल है, उसमें यहाँ पर चेंज इन क्या है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है। अब ये जो डेल्टा टी उसने बोल दिया, यहाँ पर डेल्टा टी बहुत छोटा होने वाला है, यानी कि 10⁻⁴ बहुत ही छोटा यहाँ पर होने वाला है, बहुत ज़्यादा छोटा। तो हम इसके बाद कैसे लिखते थे उसको, dV/dt। तो जब ये डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी होने लग जाती है, उस टाइम क्या कहने लग जाते हैं इसको, उसके बाद इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। जब डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर बहुत छोटी हो जाती है, यानी कि उसमें जो टाइम डिफरेंस है, टाइम इंटरवल जो है उसका बहुत कम होने लग जाता है, तो उस टाइम उसको क्या कहने लग जाते हैं हम, तात्क्षणिक वेग कहने लग जाते हैं, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने लग जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की घंटियाँ, बेल्स और तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो उसका जब टन की आवाज़ कहाँ से आती है, तो वो उसकी ध्वनिकता, सोनोरस। ठीक है मेटल पे कभी क्या मारो, किसी चीज़ से पत्थर मार के देखना, क्या मस्त घंटी बजती है। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है, उसके सोनोरस प्रॉपर्टी, ध्वनिकता की प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर होता है ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर। तो यहाँ पर बात करें क्या है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में कुल विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधों में विभवांतर के किसके बराबर होता है। तो जैसे ये इसका कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे यहाँ पर क्या कर रखे हमने, रजिस्टर जोड़े हुए हैं, ये रेजिस्टेंस है इसके, चलो ये 3 ही दिखा रहे हैं हम, 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़े हुए हैं। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं, और यहाँ पर वो कह रहा है कि इसका जो टोटल क्या होने वाला है, इसका जो टोटल यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है किसके बराबर होगा। इसका मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V1 है, इसका V2, इसका V3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आने वाला है, तो यहाँ पर V1 V2 प्लस V3 के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पर यही चीज़ हम कह रहे हैं कि क्या होता है, उनके सम के बराबर होता है। इंडिविजुअली अगर देखें इनको, तो इंडिविजुअली इनका जो यहाँ पर जो इसका टोटल आने वाला है, इंडिविजुअल को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर उसके सम के बराबर ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेज इन, जो यहाँ पर हमने क्या करे हुए, ऐड करे हुए, कौन से सीरीज़ में ऐड करे हुए, यहाँ पर जो रजिस्टर्स ऐड करे हुए उनके यहाँ पर सम के बराबर आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब यहाँ क्या है, स्पीड ही तो बता रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम, व्हेन डिड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर बात करें इसका, तो ये हुआ था आपका 1981 में। कब लागू हुआ था, 1981 में यहाँ पर लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, विच स्टेट कंटेन्स लार्ज एक्सट्रीम ड्राउट अफेक्टेड एरियाज, यानी कि जो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कहाँ होंगे, तो सबको पता है रेगिस्तान जिधर ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो उधर ही यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में चीज़ें होती हैं, कहाँ पर होती हैं, राजस्थान में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्निफिकेशन एम आवर्धन होता है जो एम, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड द इमेज डिस्टेंस v ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। तो यहाँ पर इनके बीच में संबंध क्या होता है, सबको पता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। जो मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पर v अपॉन यू, अगर निगेटिव ले लें इसको तो यहाँ पर उसके बराबर आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो ये आपका पेपर सॉल्व हो चुका है, आपका 20 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 का, ठीक है ना, कंप्लीट पेपर सॉल्व कर चुके हम। अगले वाले लेक्चर में यहाँ पर इससे अगला जो शिफ्ट वाला सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर होगा उसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अरे यार आज तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर हो रहा था, ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत है। आई थिंक आपको यहाँ पर दिक्कतें ना आए, आवाज़ वगैरह ना आ रही हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।